Good morning, everyone. How are you all? I hope you are doing well. Now let's start. जैसा कि आप लोगों को पता है कि ये ज्योग्राफी की सीरीज़ चल रही है, जिसमें ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर हम देख रहे हैं, जिसका नाम है रिसोर्स एंड डेवलपमेंट। ठीक है, और इसका फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है और आपको आपके ग्रुप में भी मैंने सेंड कर दिया है। नेक्स्ट जहाँ ख़त्म किए थे वहीं से वापस स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। तो आप लोग इस वीडियो को बहुत अच्छे से ध्यान से लाइन टू लाइन रीड करिएगा, चीज़ों को समझिएगा। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो उसको आप कमेंट सेक्शन में पूछ भी सकते हैं, मैं आपके जवाब वहाँ पर दे दूँगा। ओके, स्टार्ट करते हैं। तो हमने लास्ट कहाँ तक देखा था? हम बात कर रहे थे कि ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, हम यहाँ तक थे ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। ठीक है, तो बेसिकली जो रिसोर्स है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, कि जो रिसोर्स है, रिसोर्स को हम क्लासिफाई कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्लासिफाई कर रहे हैं। अब क्लासिफाई कर रहे हैं तो किस बेसिस पे इसको क्लासिफाई कर रहे हैं, आधार क्या है? तो रिसोर्स को जो हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं वो आपका स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, मतलब रिसोर्स का डेवलपमेंट कहाँ तक है उसके बेसिस पर हम इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे। पहला हो जाएगा आपका पोटेंशियल रिसोर्सेज, दूसरा हो जाएगा डेवलप्ड रिसोर्सेज, ठीक है, तीसरा हो जाएगा स्टॉक और चौथा हो जाएगा रिजर्व्स। ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ रहे हैं आप कि कहीं ना कहीं जो आपका रिसोर्स है उसको हम क्लासिफाई करने जा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले क्लासिफाई किया गया है पोटेंशियल रिसोर्स में। पोटेंशियल रिसोर्स क्या होता है? नाम से ही क्लियर है कि पोटेंशियल, ऐसे रिसोर्स जिसके अंदर बहुत पोटेंशियल है। अगर बात करें तो ये जो रिसोर्स है वो रिसोर्स ऐसे रीजन में पाए जाते हैं जैसे कि आपका राजस्थान और गुजरात वाला रीजन हो गया, जहाँ पर पोटेंशियल बहुत है, लेकिन कहीं ना कहीं हम उसको पूरी तरह से यूटिलाइज्ड नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? समझ पा रहे हैं आप बातों को? मैं क्या कहना चाहता हूँ कि एक बार और ध्यान से समझिएगा कि ये वो रिसोर्स हैं जो कि किसी रीजन में अवेलेबल होते हैं, पर अभी तक हम इनको फुल्ली यूटिलाइज, पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पाते, या फिर पूरी तरह से इस्तेमाल हमने नहीं किया है। इनमें पोटेंशियल तो बहुत है, कूट कूट के पोटेंशियल भरी है, पर फिर भी हम इसको पूरी तरह से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे राजस्थान और गुजरात को आपने देखा होगा, वहाँ पर धूप और हवा की बात करेंगे तो प्रचुर मात्रा में वहाँ पर धूप और हवा है। तो धूप और हवा से आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि सोलर, जो सूर्य की जो एनर्जी है या फिर जो विंड एनर्जी है, उससे आप बहुत सारी चीज़ें बना सकते हैं। और सूर्य की रोशनी या फिर आप विंड की एनर्जी की बात कर ले तो ये भी अपने आप में एक रिसोर्स है। तो कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक पोटेंशियल है कि इससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं और अपने पूरे देश में बिजली अवेलेबल करवा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं हम वहाँ पर सोलर पैनल, कहाँ पर? जहाँ पर आपके राजस्थान में, वहाँ पर हम सोलर पैनल नहीं लगा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें प्रॉपर इतनी बिजली नहीं मिल पा रही है। तो कहने का यही मतलब है कि कहीं ना कहीं इसको आप एक और तरीके से ऐसे समझ सकते हैं, समझिएगा कि जो पोटेंशियल रिसोर्सेज होते हैं, जैसे कि हमारे क्लास में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो पढ़ने में बहुत तेज होते हैं, जिनके अंदर पोटेंशियल होती है, जिनके अंदर क्षमता होती है, कुछ बहुत बढ़िया कर ले जाएं, अच्छा मार्क्स और अच्छा परसेंटेज गेन कर लें, लेकिन वो पढ़ नहीं रहे होते हैं। जब पढ़ेंगे नहीं तो भाई अच्छा अपना पोटेंशियल कहाँ दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। पहला क्लियर हो गया, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट, डेवलप्ड रिसोर्सेज। तो अगला क्या है? डेवलप्ड रिसोर्सेज विच हैज सर्वेड एंड देयर क्वालिटी क्वांटिटी हैव बीन डिटरमाइंड फॉर यूटिलाइजेशन। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। देखो, डेवलप्ड रिसोर्स क्या होते हैं? ये वो सॉलिड रिसोर्स हैं जिनका प्रॉपर सर्वे हो चुका होता है। हमें इनकी क्वालिटी और क्वांटिटी के बारे में भी पता होता है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो डेवलप्ड रिसोर्स होते हैं, इस रिसोर्सेज को हम यूज़ कर रहे होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करेंगे तो आप देखेंगे कि जो हमारा जो हमारा झारखंड वाला रीजन है, वहाँ पर कोल माइंस है, कोयले की खदान है। तो वहाँ से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं?
वहाँ से हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं कोयला, वहाँ पर कोल माइंस है, तो उस रीजन से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, कोल एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं ना। तो ये जो रिसोर्स है, ये कैसे रिसोर्स है, ये पूरी तरह से डेवलप्ड रिसोर्स है। कैसे रिसोर्स है, पूरी तरह से डेवलप्ड रिसोर्स है। ओके, नेक्स्ट आगे देख लेते हैं। यहाँ पर आप देखे भी होंगे, फॉर एग्जाम्पल दिया होगा, सॉरी यहाँ पर एग्जाम्पल नहीं दिया है, लेकिन आप एग्जाम्पल में लिख सकते हैं कि झारखंड में जो कोल माइंस है वो हमारे लिए क्या है, डेवलप्ड रिसोर्स माना जाएगा। ठीक है, अगला जो है आपका वो है, अगला है स्टॉक। स्टॉक की बात करते हैं। नेक्स्ट आपका जो है वो स्टॉक है। तो ये वो मटेरियल हैं जो हमारी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम बिल्कुल बेबस हैं क्योंकि हमारे पास इन्हें यूज करने के लिए सही टेक्नोलॉजी नहीं है। इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है समझ लीजिएगा कि मटेरियल इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई ह्यूमन नीड्स। हमारे पास इसके लिए टेक्नोलॉजी, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी नहीं है कि हम अपने इन्वायरमेंट से जो मटेरियल है उसका जो यूज़ है वो कर पाएँ और अपने नीड्स को सेटिस्फाई कर लें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप बात करेंगे, जैसे कि मान लीजिए वाटर इज़ ए कंपाउंड। वाटर एक कंपाउंड है, ये एक 2 इन्फ्लेमेबल गैसेस से बना है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना है, विच कैन बी यूज्ड एज अ रिसोर्स ऑफ एनर्जी, जो कि हमारे लिए एक सोर्स ऑफ एनर्जी है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे पास रिक्वायर्ड जो टेक्निकल है, जो रिक्वायर्ड टेक्निकल होना चाहिए, जो टेक्नोलॉजी होनी चाहिए वो नहीं है, और ना हमें पता है कि नो हाउ उसको कैसे यूज़ किया जाए, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हम यूज़ नहीं कर पा रहे हैं। आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व्स। रिजर्व्स क्या होते हैं? तो रिजर्व्स जो होता है बेसिकली रिजर्व सबसेट होता है स्टॉक का ही, मतलब वो छोटा उसके अंदर ही आता है, स्टॉक के अंदर ही रिजर्व्स आते हैं। तो रिजर्व्स क्या होते हैं? जैसे आपने देखा होगा कि जो डैम होते हैं बेसिकली, डैम क्यों बनाए जाते हैं? पानी को रिजर्व करने के लिए। पानी को रिजर्व करने के लिए डैम बनाए जाते हैं। तो बेसिकली उसका ऑब्जेक्टिव क्या होता है? उसका ऑब्जेक्टिव यही होता है कि जो पानी है उसको हम लंबे समय तक स्टोर करके रखें और फ्यूचर में अगर कोई भी ऐसी रिक्वायरमेंट आ रही है तो वहाँ से हम उसको फुलफिल कर पाएँ। जैसे कि अगर पानी रिजर्व करके रखेंगे उस डैम में, तो उससे हम क्या कर लेंगे? उससे हम फ्यूचर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर लेंगे। उससे हम फ्यूचर में अगर खेतों में इरिगेशन करना है तो वो कर लेंगे। अगर कहीं बहुत ज़्यादा ड्रॉट पड़ा है, सूखा पड़ा है, तो वहाँ से हम उस चीज़ों को रेगुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं हमारा रिजर्व काम आता है। तो रिजर्व भी एक रिसोर्स है, रिजर्व भी एक टाइप की कैटेगरी में आता है, रिसोर्स की कैटेगरी में। स्टॉक भी एक रिजर्व की कैटेगरी में, स्टॉक भी एक रिसोर्स की कैटेगरी में आ रहा है। ठीक है, डेवलप्ड रिसोर्स भी हो रहे हैं, पोटेंशियल रिसोर्स है। ठीक है, ये हमारा कंप्लीट होता है। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं। हमारा टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रियो समिट। ठीक है, अब ये जो टॉपिक है सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड रियो समिट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से सुनिएगा मैं क्या बता रहा हूँ। ठीक है, देखिए जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट है, ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो टर्म है ये आया कहाँ से, इसके पीछे क्या लॉजिक है, इसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, कहानी क्या है, तो उसको हम समझते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है इंसानों के अंदर। जो आप देखेंगे जो रिसोर्स हैं, रिसोर्स को यूज़ करने का एक लालच आ गया, एक रिसोर्सेज को यूज़ करने का एक लालच आ गया, जिसकी वजह से लोगों ने रिसोर्सेज को इनडिस्क्रिमिनेटली यूज़ किया, मतलब अंधाधुंध इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। हाँ, क्योंकि आपको भी पता है जो रिसोर्स है वो हमारे पास लिमिटेड होते हैं। रिसोर्स क्या होता है? हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। अगर उसका आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करते जाएंगे, अंधाधुंध इस्तेमाल करते जाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि सारे रिसोर्स ख़त्म हो जाएंगे। और एक तो रिसोर्स तो ख़त्म होंगे, उसके साथ साथ आप देखेंगे कि कई सारी प्रॉब्लम भी आपके सामने आ जाएंगी। जैसे सॉयल भी है, सॉयल एक रिसोर्स है, वाटर एक रिसोर्स है, हाँ, तो कोल एक रिसोर्स है। तो इन सब चीज़ों का अगर आप इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करोगे, हाँ, बिना प्लानिंग के यूज़ करोगे, तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं आप देखोगे कि हमारे इन्वायरमेंट भी डिग्रेड होगा, हमारा इन्वायरमेंट भी डिप्लीट होगा। वाटर है, एयर है, ये सब क्या होने लगेंगे? पॉल्यूट होने लगेंगे, ख़राब होने लगेंगे। तो वही देख रहे हैं आगे हम कि प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़,
तो ये आप देखेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट आया कहाँ से। उसके पहले जो प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो क्या क्रिएट हो रही है कि प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इनडिस्क्रिमिनेट यूज़, इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ किया जा रहा है, बिना सोचे समझे यूज़ किया जा रहा है, जिसकी वजह से हो क्या रहा है, डिप्लीशन ऑफ सोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज इन फ्यू हैंड्स, डिवाइडिंग सोसाइटी इनटू रिच एंड पुअर, एंड ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस सच एज ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्लीशन, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन एंड लैंड डिग्रेडेशन। देखो एक एक करके समझते हैं, 2 मिनट दीजिए, मैं चीज़ों को समझा दूंगा, ठीक है। देखो जब लोगों ने रिसोर्स को बहुत ज़्यादा बिना सोचे समझे अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए अंधाधुंध तरीके से इस्तेमाल करना शुरू किया, तो उसकी वजह से बहुत सारी मुश्किलें सामने निकल के आईं। 3 बड़ी मुसीबतें खड़ी हो गईं जब लोगों ने बिना सोचे समझे अंधाधुंध तरीके से रिसोर्सेज को क्या किया, रिसोर्सेज को यूज़ करना शुरू किया। तो आपके सामने क्या देखने के लिए मिला कि रिसोर्स का डिप्लीशन होने लगा। भाई आप रिसोर्स अगर यूज़ करोगे तो क्या रिसोर्स ख़त्म नहीं होगा, ऑब्वियसली रिसोर्स क्या होगा, ख़त्म होगा, क्योंकि कुछ रिसोर्स ऐसे होते हैं हमारे पास जो लिमिटेड इन नेचर होते हैं, जो नॉन रिन्यूएबल होते हैं, जिनका अगर एक बार ख़त्म कर दिया गया तो दोबारा से हम उसको रीजनरेट नहीं कर पाएंगे, जिसको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज बोलते हैं, ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। तो सबसे पहले तो अगर हम रिसोर्सेज का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो वो क्या होने लगेंगे, डिप्लीट होने लगेंगे, ख़त्म होने लगेंगे। तो सबसे पहले आ गया कि रिसोर्स का क्या होने लगेगा, डिप्लीशन होने लगेगा, रिसोर्स का क्या होने लगेगा, डिप्लीशन। पहली पॉइंट हो गई कि कुछ ही लोगों की लालच की वजह से जो कीमती रिसोर्स है वो ख़त्म होने लगते हैं। मतलब कुछ सोसाइटी के लोग या फिर कुछ इंडिविजुअल या फिर कुछ ऐसे लोग जो अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए जो रिसोर्स है उसको ख़त्म करने लगते हैं, तो रिसोर्सेज का क्या होने लगता है, डिप्लीशन होने लगता है, रिसोर्सेज क्या होने लगते हैं, ख़त्म होने लगते हैं। इसकी वजह से आप देखेंगे सोसाइटी डिवाइड होने लगती है, अमीर और अमीर होने लगता है, ठीक है, गरीब और गरीब हो जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल, कुछ ऐसे लोग होते हैं जो फ्यू इंडिविजुअल जो कि क्या करते हैं, अपने रिसोर्स को इकट्ठा करने लगते हैं, एक्यूमुलेट करने लगते हैं, अपनी ज़रूरत को सेटिस्फाई करने के लिए, अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए उनके अंदर लालच आ जाता है, जिसकी वजह से जो होता है रिसोर्स का क्या होने लगता है, डिप्लीशन होने लगता है। तो यहाँ पर आप क्या देखने पाएंगे कि हमारी जो सोसाइटी है वो क्या होती है, डिवाइड होने लगती है, क्योंकि जो रिसोर्स को ज़्यादा यूज़ करेगा तो भाई वो एडवांस होने लगेगा, वो डेवलप होने लगेगा, अमीर होने लगेगा, तो अमीर हो जाएगा, गरीब और गरीब हो जाएगा, जिसकी वजह से रिच और पुअर का जो गैप है वो आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। तो रिसोर्स का बहुत ज़्यादा डिप्लीशन होना सोसाइटी को क्या 2 पार्ट में डिवाइड कर दे रहा है, एक बहुत अमीर होते जा रहे हैं और एक बहुत गरीब होने लग रहे हैं। तो ये तो पहले ये हो गई। अब नेक्स्ट क्या है, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस। अब इसकी वजह से ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस भी हो रहा है। अब ग्लोबल क्या होता है, ग्लोबल मतलब विश्व स्तरीय पर, इकोलॉजिकल क्राइसिस मतलब क्या, आप देखेंगे जो हमारा इकोसिस्टम है वो कहीं ना कहीं डिप्लीट होने लगेगा, जिसकी वजह से आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग होने लगेगी। अब ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस में ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है, ओजोन लेयर डिप्लीशन क्या होता है, इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन क्या होता है, लैंड डिग्रेडेशन क्या होता है, इसको समझ लेते हैं। देखो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, जैसे कि आपको पता ही है कि हम बहुत ज़्यादा कार्बन एमिशन कर रहे हैं, मतलब ऐसी गैसेस, या फिर अगर बहुत ज़्यादा हम कोयला जलाएंगे तो उसमें से क्या निकलेगा, कार्बन निकलेगा, या फिर हम ऐसी जो भी चीज़ है ऐसे, या फिर रेफ्रिजरेटर का यूज़ कर रहे हैं, या फिर जिसमें भी कार्बन, जैसे कोल का, पेट्रोलियम का, ऐसी चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं जिसमें कार्बन है, अगर उस चीज़ का हम बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे तो कार्बन गैस हमारे इन्वायरमेंट में बहुत ज़्यादा होने लगेंगे। और कार्बन गैस का इमिशन अगर बहुत ज़्यादा हुआ तो वो हमारे इन्वायरमेंट को क्या करने लगेगा, गर्म करने लगेगा, जिसकी वजह से क्या देखने के लिए मिलेगा आपको, ग्लोबल वार्मिंग। विश्व स्तर पर हमारा जो देश है वो क्या होने लगेगा, हमारा जो विश्व है वो क्या होने लगेगा, गर्म होने लगेगा, जिसको बोला जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग। तो ग्लोबल वार्मिंग भी कहीं ना कहीं किससे कनेक्टेड है कि आप अगर बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज का हनन करेंगे, बहुत ज़्यादा अपने रिसोर्सेज का दोहन करेंगे, तो आप देखेंगे ग्लोबल वार्मिंग जैसी चीज़ें आपको सामने देखने के लिए मिलेगी। ओजोन लेयर डिप्लीशन, आपको भी पता है कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है। अगर ये गैसेस बहुत ज़्यादा आने लगी इन्वायरमेंट में तो आप देखेंगे कि हमारा जो ओजोन लेयर है उसकी जो परत है उसमें भी क्या होने लगेंगे, बहुत जल्दी होल्स क्रिएट होने लगेंगे। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन भी दिखाई देगी, आपका एयर ख़राब होने लगेगा, आपका वाटर ख़राब होने लगेगा, आपकी सॉइल ख़राब होने लगेगी। तो ये सब सारे हैं कहाँ, ये सब हैं तो आपके इन्वायरमेंट में ही। तो कहीं ना कि आपका इन्वायरमेंट भी क्या होगा, पोल्यूट होगा। तो इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन भी देखने के लिए मिलेगा। जो लैंड है हमारी,
लैंड मतलब जो आप देखेंगे जो हमारी सॉयल है, सॉयल भी क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। क्यों? क्योंकि हम बार बार क्या चीज़ों का यूज़ कर रहे हैं, फर्टिलाइजर्स का यूज़ कर रहे हैं, हाँ, केमिकल का यूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारी लैंड क्या हो रही है, डिग्रेड हो रही है। मतलब लैंड भी तो एक रिसोर्स है, तो अगर इसका हम इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ करेंगे, बहुत ज़्यादा बार बार यूज़ करेंगे, केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे, तो हमारी लैंड भी क्या होगी, डिग्रेड होगी। तो ये सारी चीज़ें देखने के लिए मिली है। ठीक है, ठीक है। तो अब ये कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम्स हैं, प्रॉब्लम है तो उसका सॉल्यूशन भी लेके आना होगा। तो विश्व के जो स्कॉलर पीपल थे, जो समझदार लोग थे, जो एजुकेटेड पर्सन थे, उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया। क्या कॉन्सेप्ट दिया? उन्होंने एक कॉन्सेप्ट दिया जिसको बोला गया सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अच्छा ये बताइए कि अगर आपको डेवलपमेंट करना है, विकास करना है, तो क्या रिसोर्स का यूज़ नहीं करना होगा? ऑब्वियसली रिसोर्स का यूज़ तो करना ही पड़ेगा। बिना रिसोर्स का यूज़ किए आप डेवलपमेंट नहीं कर सकते हैं। तो भाई हमें डेवलपमेंट भी करना है और हमें जो हमारा इन्वायरमेंट पल्यूट हो रहा है उसको उसे बचाना भी है। तो उसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे? हम कहीं ना कहीं एक ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जिसको बोला जा रहा है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब डेवलपमेंट ऐसा करेंगे जिससे कि हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको नुकसान ना पहुँचे। इसको हिंदी में बोला जाता है सतत विकास। विकास ऐसा होना चाहिए जो जिससे कि हमारा इन्वायरमेंट पे कोई भी इम्पैक्ट ना पड़े, जिससे हमारा इन्वायरमेंट ख़राब ना हो। तो जो आज आज हम जो भी तरीके करें, जो भी आज हम जो भी तरक्की करें, आज हम जो भी तरक्की करें वो ऐसी हो कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है, आने वाली पीढ़ी हैं, आने वाली पीढ़ियों के लिए भी रिसोर्सेज बचे रहें। ऐसा ना हो कि सारा घी आज ही पी जाओ और बच्चे के लिए कुछ कुछ बचे ही ना, हैं? तो कुल मिला जुला के कहने का सेंस ये है कि हमारे पास जो रिसोर्स हैं उन रिसोर्स को हमें ऐसे यूज़ करना है कि हम भी उन चीज़ों को यूज़ कर पाएँ और हमारी जो फ्यूचर जनरेशन आने वाली उसका भी वो यूज़ करे। मतलब कि अगर कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस अगर ये आज हैं तो फ्यूचर में भी होने चाहिए। तो हमें आज इसको सही तरीके से यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द इन्वायरमेंट। मतलब कि हमें डेवलपमेंट ऐसा करना है कि हमें अपने इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होने देना है। इन्वायरमेंट को डैमेज नहीं होने देना है मतलब कि आपको इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन नहीं होना चाहिए, आप ग्लोबल वार्मिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आपका ओजोन लेयर डिप्लीशन नहीं होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या, आपका इन्वायरमेंट बचा रहा है। और अगर हम रिसोर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं तो ये सारी चीज़ें सामने आ जाती हैं। तो हमें डेवलपमेंट ऐसा ही करना है कि हमें हमारा जो इन्वायरमेंट है उसको डैमेज नहीं होने देना है। एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ द फ्यूचर जनरेशन। और डेवलपमेंट करते समय आज हमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, लेकिन हमें कल को देखते हुए भी चलना है कि आज हमें कॉम्प्रोमाइज़ भी ना करना पड़े और जो हमारी फ्यूचर जनरेशन है उनकी भी ज़रूरत पूरी हो जाए। तो हमें ऐसा डेवलपमेंट करना है, तो उसको हम क्या कहेंगे, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो इस चीज़ को